सो हेलो एवरीवन। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें अभी स्टार्ट करेंगे टॉर्शन को। ठीक है, इसमें 2-3 फार्मूले ही है जो हमने याद रखने हैं, उन्हीं में से क्वेश्चन आता है। ठीक है, जो टॉर्शन होता है हम उसको डिज़ाइन करते हैं फॉर लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट के लिए। फिर उसके बाद जो इसका फार्मूला है इक्विवेलेंट शियर का इन टॉर्शन, उसका फार्मूला क्या है, यो वी यू प्लस 1.6 टी यू डिवाइड बाई बी। ठीक है, बी जो है जो शेयर फोर्स आ रही है हमारी, उस वाले नॉमिनल शेयर फोर्स जो आ रही है। ठीक है, जो हम निकालते हैं टी यू इक्वल टू टाउ वी इंटू वी डी करके। ठीक है, इस फॉर्मूले से निकल जाती है वो प्लस 1.6 टी यू अपॉन बी। टी यू है जो टॉर्शन है, अपॉन बी जो विड्थ ऑफ द बीम सेक्शन। ठीक है, इसमें क्वेश्चन कैसे आता है, यहाँ तो पेपर में ये फार्मूले से आता है और यहाँ तो इस पर न्यूमेरिकल आता है, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आता है इसके ऊपर। फिर उसके बाद अगर जो हमारा टाउ बी ई है, इक्विवेलेंट वाली जो शीयर स्ट्रेस है, वो लेस देन और टाउ सी मैक्स के लेस देन इक्वल है, तो हमारा डिज़ाइन ओके है। अगर ज़्यादा है तो फिर हम इसको री डिज़ाइन करेंगे। और जो हमारा टाउ बी ई है वो लेस देन होना चाहिए टाउ सी से, तो उस केस में हम क्या करते हैं, मिनिमम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं टॉर्शन वाली। ठीक है, और सेम जो हमने पहले पढ़ा था उसके ऐसा ही है, शेयर वाले चैप्टर में जो पढ़ा था। अगर टाउ सी मैक्स जो हमारा टाउ वी है वो लेस देन है टाउ सी मैक्स के बट ग्रेटर देन है टाउ सी, तो उस उस केस में क्या करना हमने, वो लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट को प्रोवाइड करना बीम। फिर उसके बाद हमारा आया था इक्विवेलेंट मूवमेंट का एम यू प्लस एम टी। इक्विवेलेंट में जो नॉमिनल वाली मूवमेंट आ रही है और जो टॉर्शन वाली मूवमेंट, इन दोनों को ऐड करके हमें मिलती है इक्विवेलेंट मूवमेंट। ठीक है, जो टॉर्शन वाली मूवमेंट है वो हम कैसे निकालेंगे, एम टी ड्यू टू टॉर्शन, ये होती है टी यू अपॉन 1.6 1 प्लस डी अपॉन वी। ये फॉर्मूला है, इससे भी न्यूमेरिकल यहाँ आता क्वेश्चन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। फिर इसके बाद आगे ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये यही है कि एम ई टू निकालना अगर हमने, तो वो होगा जो टॉर्शन की वजह से है माइनस एम यू। ठीक है, उसके लिए हमें एक्स्ट्रा प्रोवाइड करने पड़ेगी रेनफोर्समेंट। और ये एरिया ऑफ स्टील निकालने का डायरेक्ट फार्मूला है, ये ऐसे उसी एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट है जिसमें कैलकुलेटर अलाउड है। उस केस में हम डायरेक्टली इसके फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके हम ए एस टी एरिया ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट इन टेंशन निकाल सकते हैं। ऐसे तो नहीं तो हमें इक्वेशन बनाना पड़ती है ना, इक्वेट करना पड़ता है कंप्रेशन इक्वल टू टेंशन, उस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन वो लेंथी होता है। ये डायरेक्ट फार्मूला है, इसको याद रखना है तो डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फार्मूला क्या है, ये 0.5 एफ सी के डिवाइड बाई एफ वाई ब्रैकेट 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4.6 एम यू अपॉन एफ सी के पी टी स्केयर। फिर उसके बाद ब्रैकेट बी इंटू डी, बस यही है। फिर इसके बाद टॉर्शन में जो हम स्पेसिंग देते हैं वो कैसे देते हैं। ठीक है, x1 प्लस y1 अपॉन 4 300 mm, इन तीनों में से जो मिनिमम वैल्यू होगी वो होगी स्पेसिंग। अब ये x1 हो गया, y1 हो गया, ये क्या होता है ये मैं बताता हूँ आपको। इधर शायद मैंने नहीं लिखा है, ये हमारी बीम सेक्शन है, ये हमने स्टील प्रोवाइड किया है, ये रेनफोर्समेंट है बीच में डाली हुई। ठीक है, इधर से लेके इधर तक जो डिस्टेंस है वो होता है x1, इधर से लेके इधर तक जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं y1। तो
इस फॉर्मूले से हमने कहा है ऐसे करके मिनिमम स्पेसिंग निकाल सकते हैं टॉर्सन की इसमें, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, स्टीरअप के लिए कुछ लिखा है, स्टीरअप बार इज बेंट थ्रू एन एंगल ऑफ एटलीस्ट 90 डिग्री अराउंड वार ऑफ इट्स ओन डाया एंड कंटिन्यूज बिहाइंड 8 फाई, ठीक है। जो भी हमारा स्टीरअप बार होता है, ठीक है, ये होता है ना ऐसे करके स्टीरअप बार, अगर हम उसको 90 डिग्री बेंड कर रहे हैं, ठीक है, लास्ट में जो बेंड करते हैं ऐसे करके, अगर वो 90 डिग्री का, ऐसे में 90 का ये हो गया, फिर उसके बाद ऐसे भी हो सकता है 135, 45 इस तरह से, ऐसे करके 180, है ना, कोई भी एंगल हो सकता है। अब ये क्या बोल रहा है कि अगर 90 डिग्री का केस है, उस केस में हमने उस 90 डिग्री के आगे कितना और एक्सटेंड करना है, वो करना है हमने 8 फाई को एक्सटेंड करना है। ये भी इम्पोर्टेंट है, इससे भी MCQ बनता है। फिर उसका जब हमारा वेंट थ्रू एन एंगल ऑफ 135, 90 का हो तो वही हमारा 8 फाई, अगर 135 का हो तो 6 फाई, अगर 180 का हो तो उस केस में 4 फाई, ठीक है। ठीक है, अगला क्या बोल रहा है, जो ये मैंने पीछे बताया, अगर 180 डिग्री का बैंड हो उसके लिए इसमें कंटिन्यू करना है एटलीस्ट 4 फाई के लिए, 90 के लिए 8 फाई, 135 के लिए 6 फाई, 180 के लिए 4 फाई, 90 और 180 का कितना, 90 का हाफ, 4 फाई। फिर उसके बाद बेंडिंग मोमेंट कोफिशिएंट है, ये भी हमें पता होनी चाहिए हमें, ठीक है। जैसे टाइप ऑफ लोड है हमारा, डेड लोड है, लाइव लोड है, उसकी इसमें कैसे कैसे होती है ये वैल्यू, ठीक है। अगर स्पैन मूवमेंट की बात करें और स्पोर्ट मूवमेंट की, अगर नियर द मिडल ऑफ एंड स्पैन, ये हमारा एंड वाला स्पैन है, उसके मिडल में, नियर द मिडल ऑफ एंड स्पैन, उस केस में क्या होगा, फिर है एट द मिडल ऑफ इंटीरियर स्पैन, ठीक है। स्पैन में दो आ जाएगा, एक एंड वाली के मिडल में और इंटीरियर के मिडल में। स्पोर्ट में भी दो आएगी, एट स्पोर्ट जो एंड वाली स्पोर्ट है उसके जो नेक्स्ट वाली स्पोर्ट है उसके ऊपर, और एट द अदर किसी भी इंटीरियर स्पोर्ट पे। हमने इन वैल्यू को याद रखना है इन पॉइंट पे, ठीक है। ये वैल्यू क्या होगी, 1/12, 1/16। स्पोर्ट में मूवमेंट क्या होती है, नेगेटिव होती है, स्पोर्ट में सारी नेगेटिव आएगी, -1/10, -1/12। और लाइव लोड के लिए 1/10, 1/12, -1/9, -1/9, ठीक है। अब इसको याद कैसे रखना है, पहले आप 12 से स्टार्ट करोगे, 12, 16, ठीक है, 10, 12 ऐसे ही। फिर ये वाले जो 10, 12 है ये इधर आ जाएंगे लाइव लोड में, 10, 12 और लास्ट में 9, 9, ऐसे याद रख लेना किसी तरह। फिर उसके बाद शीयर फोर्स के लिए जो कोफिशिएंट है वो भी हमने याद रखना है, ठीक है। डेड लोड और लाइव लोड के लिए ये डिफरेंट हो, जैसे 0.45 है एट द एंड स्पोर्ट, एट स्पोर्ट नेक्स्ट टू एंड स्पोर्ट, उसके लिए इन आउटर और इनर साइड पे, ठीक है। ये स्पोर्ट है, इसके इन आउटर और इनर साइड ऐसे दो वैल्यू इधर और इधर, ठीक है। और एट द अदर इंटीरियर स्पोर्ट ये वैल्यू की, ये 2-3 बार आप टेबल बना के आपको याद हो जाएगी वैल्यू, इसका कोई बड़ा वो नहीं है, वो इतनी आ सकता है लेकिन इतनी इम्पोर्टेंट भी नहीं है, फिर भी याद है। जो हमारे क्रैंक बार होते हैं वो यूज होते हैं किसके लिए, टू रजिस्टर नेगेटिव मोमेंट। ये चीज़ होती है ना, ये कहती है नेगेटिव चीज़ मूवमेंट को रजिस्ट, और ये होती है ये कहती है पॉजिटिव मूवमेंट को रजिस्ट।
जैसे कि ये क्वेश्चन ही है उस मोमेंट जो कोफिशिएंट मूवमेंट है उसके बेस्ड पे, ठीक है। इसमें क्या क्वेश्चन, हमें एक बीम दे दी है, यूडीएल लगा है उसके ऊपर, स्पोर्ट है 4, हमें बोला मूवमेंट निकालो सी वाली स्पोर्ट पे, ठीक है। ड्यू टू डेड लोड और लाइव लोड दोनों को हमने करना है। अब सी पे है, ठीक है, सी पे ये वाला बनेगा एट स्पोर्ट नेक्स्ट टू एंड स्पोर्ट, ठीक है। स्पोर्ट मूवमेंट निकालनी है, सी स्पोर्ट मूवमेंट है नेक्स्ट टू एंड स्पोर्ट के, ठीक है। उस केस में ये दो वैल्यू आ जाएगी -1 और ये वाली दोनों, ये लाइव लोड के लिए है और ये डेड लोड के लिए। ऐसे ही शियर फोर्स के कोफिशिएंट भी इस टेबल से आ जाएंगे, ठीक है। अगर नहीं मैं आपको पता चले तो बताना, कमेंट करना इसका, फिर मैं बनाऊंगा इसके अलग से वीडियो, ठीक है। इसको हमने ऐसे ही करना होता है, ठीक है। ये जितना मैं पढ़ा रहा हूँ मैं शॉर्ट नोट से ही पढ़ा रहा हूँ अपने, इसमें अलग चीज़। द लेंथ ऑफ द स्ट्रेट पोर्शन बियॉन्ड द एंड ऑफ द हुक शुड बी एटलीस्ट 4-5, ठीक है। 4-5 होनी चाहिए कम से कम, जो हुक के आगे जो एक्सटेंड करते हैं लेंथ वो होनी चाहिए 4-5। अब वो उससे आप कंफ्यूज नहीं होना, वो 8-5 वो क्या था, वो था स्टीर के लिए 90 डिग्री का, तो उसके केस में कितना एक्सटेंड करेगी या हुक के लिए, ठीक है। और इसका रेडियस भी होता है, इस जो वार का मैंने दिखाया ऊपर आपको, इसका होता है K5, ठीक है। के की वैल्यू 2 होती है फॉर माइल्ड स्टील के लिए और 4 होती है फॉर HYST स्टील के लिए, ठीक है। फिर उसका लेंथ ऑफ वन हुक कितनी होती है 9.5। अगर लेंथ ऑफ बार पूछे कितना होता है तो वो हो जाएगा L प्लस लेंथ ऑफ बार कितना L+ 2 साइड में हुक प्रोवाइड की है प्लस 18.5, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। L+ 18.5 ये होती है लेंथ ऑफ द टोटल बार। फिर उसके बाद हुक एलोवेंस हमने स्टेट बार, और उसके लिए हुक एलोवेंस कितना होता है, अगर माइल्ड स्टील है उसके लिए हुक एलोवेंस होता है 9.5 का। अगर हमारा HYST बार है उस केस में हमारा कितना हो जाता है हुक एलोवेंस 13.5। फिर ये दो बड़े इंपॉर्टेंट डिफ्लेक्शन की वैल्यू जो मैक्सिमम बड़ी बार पूछता क्वेश्चन में, ठीक है। क्या क्या वैल्यू है, अगर परमिसिबल डिफ्लेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर और क्रीप शुड नॉट बी ग्रेटर देन L इफेक्टेड बाय 250, ठीक है। अगर इसके केस में टेम्परेचर क्रीप वगैरह सब इनके केस में ये होना चाहिए, शुड नॉट बी ग्रेटर देन L इफेक्टिव अपॉन 250। बट अगर इरेक्शन ऑफ पार्टीशन वॉल हो, पार्टीशन हो है ना कुछ भी, तो उस केस में क्या होगा, परमिसिबल डिफ्लेक्शन कितनी होनी चाहिए, शुड नॉट बी ग्रेटर देन L इफेक्टेड बाय 350 और 220 mm, इन दोनों में जो मिनिमम वैल्यू है उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए डिफ्लेक्शन हमारी, ठीक है। उसके बाद अब नेक्स्ट हमारा जो हमारी डिफरेंशिएशन स्पैन बाय इफेक्टिव डेप्थ की रेशियो होती है, ठीक है। क्या क्या होती है, कैंटिलीवर की केस में L/D की वैल्यू में रेशियो होती है 7 होती है, सिंपली सपोर्टेड के केस में 20 होती है और कंटिन्यूस बीम के केस में 26 होती है। ये सारा कुछ वैलिड है अप टू द स्पैन ऑफ 10 मीटर के स्पैन तक, ठीक है। फिर उसके बाद अगर स्पैन सिंपल और कंटिन्यूस के केस में 10 मीटर से ज़्यादा का स्पैन, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, उस केस में ये वैल्यू कैसे चेंज होगी, यो वैल्यू है, ठीक है, जैसे 20 है, ठीक है। जैसे ये देखो 20 है, हमारा स्पैन 10 मीटर से ज़्यादा है, उसमें इसमें क्या करना, वो वाली वैल्यू इंटू 10 डिवाइड बाई जितना स्पैन है, ठीक है। जैसा ऐसे करके निकालना एक्सेप्ट कैंटिलीवर के केस में, ठीक है। सिंपली सपोर्टेड कंटिन्यूस के केस में हमने इस तरह से निकालनी है वैल्यू, अगर हमारा स्पैन 10 मीटर से ज़्यादा का हो। ये तो हमें पता है, जो हम स्लैब को डिज़ाइन करते हैं जब भी, तो हम स्ट्रिप लेते हैं 1 मीटर की स्ट्रिप के लिए करते हैं डिज़ाइन, फिर उसके बाद उसे मल्टीप्लाई करके हम किसी भी लेंथ एरिया के लिए कर सकते हैं। फॉर यूनिएक्सियल फ्लेक्चर स्लैब और डिज़ाइन है बीम, ठीक है। अगर यूनिएक्सियल फ्लेक्चर हो रहा है उस केस में जो हमारी स्लैब है वो डिज़ाइन होती है ऐसे,
बीम, ठीक है। और इसमें नो कोई कंप्रेशन एनफोर्समेंट नहीं प्रोवाइड करते हैं स्लैब में, और ना ही शीयर एनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मेन एनफोर्समेंट अलॉन्ग द शॉर्टर स्पैन से ये होता है ना, ये शॉर्टर स्पैन है ना, इसके अलॉन्ग मेन एनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। डिफ्लेक्शन इस तरह, तो ये आगे डिस्ट्रीब्यूशन इससे अपोजिट में सही से बताता हूँ। ये शॉर्टर स्पैन, ठीक है। मेन एनफोर्समेंट कैसे होगी, इस तरह। ये हमारी जो स्मॉल वाली, ये हमारी मेन एनफोर्समेंट जो प्रोवाइड करें। फिर उसके बाद क्योंकि यही हो रहा है रिस्ट फ्लैक्चर, जो हमारा इधर ऐसे बेंडिंग बीम ऐसे बेंड करेगी, तो इसलिए हम लॉन्ग द शॉर्टर स्पैन हम एनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे मेन वाली, और डिस्ट्रीब्यूशन वाली करेंगे अलॉन्ग द लॉन्गर स्पैन। और डिस्ट्रीब्यूशन वाली किसके लिए, ये रजिस्टर करती है हमारी लोड हो गया, श्रिंकेज हो गया, क्रीप हो गया, टेम्परेचर क्रैक्स हो गए, इन सब को रजिस्टर करती है हमारी ये वाली डिस्ट्रीब्यूशन। फिर उसके बाद अगर हमारा एल वाई अपॉन एल एक्स इज़ ग्रेटर दैन 2 है, तो वन वे स्लैब है हमारी। अगर एल वाई अपॉन एल एक्स इज लेस दैन इक्वल टू 2 है, तो हमारा 2 वे स्पैन, ठीक है, 2 वे स्लैब है। अगर लेस दैन इक्वल टू 2 है, 2 वे। अगर ग्रेटर दैन, तो उसके बाद 1 वे, ठीक है। अब इसको भी बाई चांस आपको याद भूल जाए, इसको कैसे रखना कि 1 छोटा है, इस केस में बड़ा वाला लेना। अगर ग्रेटर दैन 2 होगा वो होगा 1 वे स्लैब, लेस दैन इक्वल टू 2 वाला होगा हमारा 2 वे स्लैब। मिनिमम रेनफोर्समेंट हम कितनी प्रोवाइड करते हैं, अगर हमारा माइल्ड स्टील यूज़ हो रहा है, अगर हमारा माइल्ड स्टील यूज़ हो रहा है उस केस में शुड नॉट बी लेस दैन 0.15 ऑफ FT, ठीक है, 0.15% ऑफ BD क्रॉस सेक्शन एरिया जो है B इंटू डेप्थ, ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया का 0.15%। फिर HYST के केस में कितना होगा, शुड नॉट बी लेस दैन 0.12%। माइल्ड स्टील के केस में 0.15% और इसके केस में 0.12% ऑफ VT। मिनिमम जो हम स्लैब में मिनिमम एनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं टू प्रिवेंट, किसके लिए, श्रिंकेज और टेम्परेचर को प्रिवेंट करने के लिए। ये क्वेश्चन बनता है पूरा इससे, इस तरह से, ठीक है। मिनिमम एनफोर्समेंट हम प्रोवाइड करते हैं टू प्रिवेंट श्रिंकेज एंड टेम्परेचर। फिर उसके बाद आ गया मिनिमम एनफोर्समेंट इज लेस इन स्लैब हैज़ कम्पेयर टू बीम। जो मिनिमम एनफोर्समेंट हम स्लैब में प्रोवाइड करते हैं वो लेस होती है एज़ कम्पेयर टू बीम, क्योंकि हमारा जो स्लैब होता है वो थिन सेक्शन होता है ना, और बीम ये होता है ऐसा थिक होता है थोड़ा, तो इसीलिए हम इसमें थोड़ी के मिनिमम एनफोर्समेंट जो हम कम प्रोवाइड करते हैं स्लैब में। उसमें इसके अंदर फेलियर का चक्कर नहीं होता, शीयर फोर्स वगैरह, बल्कि बी में हम शीयर फोर्स वगैरह ये सब चीज़ें अच्छे से देखते हैं। जो हमारा बीम होता है उसमें हम मिनिमम एनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं टू प्रोवाइड द डक्टिलिटी, स्लैब में वही श्रिंकेज और वगैरह के लिए, और बी में मिनिमम करते हैं किसके लिए, डक्टिलिटी के लिए। फिर उसके बाद अगर हमारा नेक्स्ट आता है कि डायाफ्यूम मेन वाच यूज़ कर रहे हैं हमारा, ये कोडल की प्रोविज़न है, ठीक है, जिनसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। डायाफ्यूम मेन वार होता है वो कितना होना चाहिए, शुड नॉट बी ग्रेटर दैन, किससे बड़ा नहीं होना चाहिए, जो बीम की थिकनेस है उसका 1/8, ठीक है। ये बीम की स्लैब की थिकनेस है उसका 1/8, D/8 का शुड नॉट बी ग्रेटर दैन, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए जो डाया वाच यूज़ कर रहे हैं।
मिनिमम डाया ऑफ मेन बार शुड नॉट बी लेस दैन 10 mm। ठीक है, अगर हम माइल्ड स्टील का यूज़ कर रहे हैं तो मिनिमम डाया शुड नॉट बी लेस दैन 10 mm। अगर HYST का है उस केस में कितना होना चाहिए, उसके 8 mm। ठीक है, माइल्ड स्टील में 10 mm और इसमें 8 mm। फिर उसके बाद मिनिमम डाया फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन वार। मिनिमम डाया फॉर डिस्ट्रीब्यूशन वार शुड नॉट बी लेस दैन 6 mm। डिस्ट्रीब्यूशन वार के लिए 6 mm से कम नहीं होना चाहिए हमारा। और मैक्सिमम स्पेसिंग जो हम प्रोवाइड करते हैं, अगर मैक्सिमम बोला तो मिनिमम में देखते हैं। ठीक है, ये हमने याद रखना। ठीक है, मेन के लिए हम कितना देखते हैं, 3D और 300 mm। इन दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू आएगी उतनी हम स्पेसिंग करेंगे मैक्सिमम मेन रेनफोर्समेंट के केस में। डिस्ट्रीब्यूशन में कितनी करेंगे, मैक्सिमम वो होगी 5D और 300 mm। इन दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो होगी मैक्सिमम स्पेसिंग। ठीक है, और ये वैल्यू पहले होती थी 450, लेकिन अभी कोड रिवाइज हुआ है, अब ये वाली 300 वाली ही करेक्ट मानी जाएगी। ठीक है, एज पर प्रोविज़न। अगर क्वेश्चन में बोला हो और उसने पुराना कुछ ऐसा फिर कर सकते हैं, लेकिन जो अभी कोड के अकॉर्डिंग है ये रिवाइज हुआ उसमें 300 है। फिर उसके बाद 1 वे है, 2 साइड सपोर्ट होती है। 2 वे है, 4 साइड सपोर्ट है इसको। ठीक है, फिर उसके बाद एक ये फार्मूला भी आता है, बेंडिंग मोमेंट निकाल का फार्मूला क्या होता है, अकॉर्डिंग टू IS कोड मेथड के अकॉर्डिंग। ठीक है, एक IS कोड मेथड होता है, उसमें बेंडिंग मोमेंट निकालने के डिफरेंट मेथड है स्लैब में, जिनमें से एक मेथड है हमारा IS कोड मेथड। उस मेथड में हम मोमेंट कैसे निकालते हैं, अल्फ़ा एक्स W LX स्क्वायर। अगर वाई के लॉन्ग निकालनी है, अल्फ़ा वाई W LX स्क्वायर। अब ये याद रखना है, ये LY नहीं होता, आप सोचोगे गलत। ठीक है, ये LX ही होता है, इसमें कन्फ्यूज़न होती है, ये LX ही होता है, याद रखना। अब स्लैब में भी इसमें जो डिफरेंट रेशो होती है, शॉर्टर स्पैन वाई ओवरऑल डेप्थ की LYD की अप टू 3.5 mm स्पैन तक, और मैक्सिमम जो हमारा लाइव लोड होना चाहिए वो होना चाहिए 3 kN पर मीटर स्क्वायर का। ठीक है, उसकी इसमें वैल्यू कितनी होती है, पहला आ गया SSB का केस, सिंपली सपोर्टेड SSB नहीं आएगा, वो बीम के लिए होता है। स्लैब का केस है तो सिंपली सपोर्टेड स्लैब के केस में वो होता है, अगर हम FE 250 वार यूज़ कर रहे हैं उस केस में 35, और कंटिन्यूस के केस में 40 mm। 40 वैल्यू थी LYD की। अगर 415 कर रहे हैं इसका 80% आ जाएगा, 28%, इसका 80% आ जाएगा, 32%। ठीक है, इफ़ द स्पैन इज़ ग्रेटर देन 3.5 मीटर देन LYD रेशियो को अडॉप्ट करते हैं 25 अभी। ठीक है, अभी तक फिर इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो हम कॉलम को देखेंगे, फिर इसके बाद और भी बड़ा कुछ है अभी इसमें।